नमस्कार, रीवा दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मनाई गई पूर्व सांसद स्वर्गीय जमुना प्रसाद शास्त्री जी की पुण्यतिथि। नगर के गणमान्य जनों ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। नवागत कमिश्नर व कलेक्टर ने रीवा की चिकित्सकीय व्यवस्था का लिया जायजा। कहा, इलाज के साथ साथ सफाई व्यवस्था पर दिया जाए विशेष ध्यान। 21 जून रविवार को इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण प्रातः 10:14 से लेकर 1:38 में होगा मोक्ष। और भगवान जगन्नाथ जी का आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से किया गया इलाज। रथ यात्रा को लेकर अभी भी बनी हुई है असमंजस की स्थिति। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। स्वर्गीय श्री जमुना प्रसाद शास्त्री जी की मनाई गई पुण्यतिथि। जमुना प्रसाद शास्त्री जी के नाम से ही संचालित नेत्रहीन विद्यालय में उनके पौत्र द्वारा पूर्व सांसद एवं गोवा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय जमुना प्रसाद शास्त्री जी की 23वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनकी समाधि में पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। शास्त्री जी की 23वीं पुण्यतिथि पर स्थानीय जमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप से किया गया, जहां पर शासन के दिशा निर्देशों के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग मास्क लगाकर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देने के पश्चात भारत चीन की सीमा के गलवान घाटी में शहीद हुए वीर सपूतों के साथ साथ फरेदा निवासी दीपक सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने शास्त्री जी के जीवन पर अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। इस दौरान वहां पर बतौर मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह व विशिष्ट अतिथि के तौर पर सिरमौर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय द्विवेदी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हीरालाल पटेल द्वारा की गई। इनके अलावा मुख्य रूप से बृहस्पति सिंह, भैयालाल त्रिपाठी, देवेंद्र पांडे बिधड़क, डॉक्टर रामविलास सोहगौरा, देवेंद्र शास्त्री, डॉक्टर हरिप्रकाश शर्मा, डॉक्टर राकेश गौतम, राम किंकर पांडे, ओम प्रकाश द्विवेदी, बालकृष्ण त्रिपाठी, विद्यालय प्राचार्य RK त्रिपाठी समेत अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम का सफल संचालन अनंत सैनम शास्त्री द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर वीर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, शास्त्री जी का नाम रहेगा। शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज शास्त्री जी की 23वीं पुण्यतिथि है। उनके तमाम अनुयायी, अनुचर, उनके साथ संघर्ष करने वाले लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के शास्त्री जी को याद करते हैं और हमें और हमारे परिवार को के प्रति अपने स्नेहिल आशीर्वाद से अभिसिंचित करते हैं। हम उनके अनुचरों के और उन पर आस्था और श्रद्धा रखने वाले लोगों के प्रति ऋणी हैं। शास्त्री परिवार उनका ऋणी है। और जहाँ तक उनके सपनों का सवाल है तो उनका सबसे बड़ा सपना था कि इस देश में जो बेरोज़गार हैं उनको या तो सरकार बेरोज़गारी का भत्ता दे या उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम करने का मौका दे, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो। और इस तरह का अशासकीय संकल्प विधेयक उन्होंने जब वो लोकसभा में सदस्य के रूप में यहाँ की जनता जनार्दन ने उनको निर्वाचित करके भेजा था, तब उन्होंने अपना ये संकल्प, अपना ये अशासकीय प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा था, जिसे समूचे सदन ने एक स्वर से पारित करने के लिए सरकार से आग्रह किया था। किंतु दुर्भाग्य से उसे जनमत के लिए प्रसारित कर दिया गया था, जो आज तक दुनिया के अन्य देशों में इसका पालन किया गया है, किंतु हमारे भारत में आज भी बेरोजगारों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है।
ये एक दुख का विषय है। और साथ ही जो इस अंचल के लिए जो उन्होंने सपने देखे थे, चाहे वो रेलवे लाइन का हो, उन्होंने रीवा खजुराहो सिगरौली रेलवे लाइन का प्रस्ताव रखा था और उसी के आधार पर रीवा सतना रेल का संचालन भी 93 से शुरू हो चुका है, किंतु ललितपुर सिगरौली रेलवे लाइन अभी भी अधूरी पड़ी हुई है। तो जो लोग ये कहते हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो ये कहते हैं कि हम शास्त्री जी के सपनों को साकार करेंगे, तो सबसे पहले उनके जो अधूरे कार्य हैं, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि उसे कृत संकल्पित होकर पूर्ण कराएं, जिससे यहाँ के जनता जनार्दन को के प्रति जो सपने शास्त्री जी ने देखे थे वो पूर्ण हो सके। यही शास्त्री जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, मेरा ऐसा मानना है। नमस्कार। आज परम पूजनीय बब्बा जी की 23वीं पुण्यतिथि है, जिस अवसर पर स्थानीय यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। चूँकि इस वर्ष 2020 में कोरोना महामारी का संकट पूरे देश नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ है, जिस वजह से यह पुण्यतिथि का कार्यक्रम सूक्ष्म रूप से और सरकार के निर्देशानुसार उनकी गाइडलाइन को पूरा करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करके मनाया जा रहा है। और यातायात के साधन उपलब्ध ना हो पाने की वजह से उनके चाहने वाले जो देश के कोने कोने से यहाँ पे आते थे और शास्त्री जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे, उनका पहुँच पाना भी इस वर्ष पहले की अपेक्षा कम है। और हम यही आशा करते हैं कि जो जहाँ पे भी हैं वहाँ स्वस्थ रहें और वहाँ से शास्त्री जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और यही इच्छा है कि अगले वर्ष यह कोरोना महामारी का संकट समाप्त हो जाएगा और हर वर्ष जिस प्रकार से लोग यहाँ पे शास्त्री जी को मानने वाले, उनको चाहने वाले एकत्रित होते थे, अगले वर्ष से उसी प्रकार से यहाँ पे एकत्रित होंगे और उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन, अपने विचार व्यक्त करेंगे। यही आशा है। यही हम सब के बीच एक बहुत ही दुख की घड़ी है। भारत चाइना के बीच जो झड़प हुई उसमें हमारे रीवा के, हमारे विंध्य के लाल, मनगवा क्षेत्र के फरेंदा गांव के स्वर्गीय दीपक सिंह गहरवार शहीद हुए हैं। हम पूरे शास्त्री परिवार की ओर से उनको शत शत नमन करते हैं, उनकी वीर शहादत के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सरकार से यह आशा करते हैं कि इस प्रकार की गुस्ताखी जो चाइना कर रहा है दोबारा नहीं होगी और दोबारा हमारे वीर जवान, सेना के वीर जवान सीमा पर शहीद नहीं होंगे। यही आशा है। हम सब अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि स्वर्गीय दीपक सिंह गहरवार के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसको हम सब लोग आकर यहाँ मनाते हैं और उनकी याद में उनके जो अधूरे काम हैं रह गए हैं, उनके अरमानों को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ संकल्प लेते हैं कि जो भी योजनाएं उनकी बकाया हैं, जो भी उनके दिल दिमाग में था, तो उसके लिए हम लोग सब संकल्पित हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए संकल्प है। यही हमारा आज 20 जून को हर वर्ष हम आकर याद दिलाते हैं और सबको शपथ लेते हैं सब लोग कि वो उनकी बताई हुई रास्ता पर चलेंगे और इस देश को हम शास्त्री जी के बताई हुई रास्ते पर ले जाएंगे। यही संकल्प है हमारा। रीवा नवागत कमिश्नर ने शहर की चिकित्सकीय व्यवस्था का लिया जायजा, सुपर स्पेशलिटी का भी किया गया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान रीवा कमिश्नर राजेश जैन ने संजय गांधी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं के साथ साथ साफ सफाई का भी जायजा लिया तथा साफ सफाई को दुरुस्त रखने निर्देश भी जारी किया गया। इस दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी भी उपस्थित रहे। 20 जून को रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने संजय गांधी हॉस्पिटल तथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में कोरोना जांच लैब, बाह्य रोगी विभाग तथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय कलेक्टर टी इलैया राजा तथा अन्य चिकित्सकगण उपस्थित रहे। कमिश्नर ने कहा कि संजय गांधी हॉस्पिटल में उपचार व्यवस्था तथा साफ सफाई व्यवस्था बेहतर रखें। अस्पताल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए।
प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क के उपयोग तथा फिजिकल दूरी के नियमों का भी पालन कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए जिलों से कम सैंपल आ रहे हैं। अभी प्रतिदिन लगभग 200 सैंपलों की जांच हो रही है। सभी जिलों में सघन अभियान चलाकर कोविड-19 से संक्रमित संदिग्ध व्यक्तियों के नमूने लेकर लैब की पूरी क्षमता के अनुसार जांच कराए जाएं। इस दौरान रीवा कमिश्नर ने संजय गांधी अस्पताल के मेडिसिन विभाग, चर्म रोग विभाग, नवजात शिशु फॉलोअप क्लिनिक, टीकाकरण कक्ष, नाक कान गला विभाग, दंत विभाग, टीबी वार्ड तथा शिशु वार्ड का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने मौके पर उपस्थित अधीक्षक संजय गांधी अस्पताल को आयुष्मान योजना दवा वितरण तथा पार्क की व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल परिसर में मानसिक रूप से कमजोर एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला। कमिश्नर ने उसे तत्काल आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए। इसके बाद कमिश्नर ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने हॉस्पिटल की बिल्डिंग की कमियां दूर करने तथा जल निकासी की उचित व्यवस्था के निर्देश भी निर्माण एजेंसी को दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए आवश्यक विशेषज्ञ, डॉक्टरों तथा नर्सों, तकनीकी कर्मचारियों की शीघ्र भर्ती कार्यवाही की जाएगी। कमिश्नर ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के गेट से अतिक्रमण हटाए जाने, मुख्य नाले की साफ सफाई करवाकर जल निकासी की व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन एपीएस गहरवाड़, डॉक्टर नरेश बजाज, मनोज इंदुलकर, डॉक्टर पीके लकटकिया तथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर सुधाकर एवं अन्य चिकित्सकगण उपस्थित रहे। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से 21 जून रविवार को होने वाले खंडग्रास सूर्य ग्रहण की जानकारी देंगे। इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आरपी जोशी। आपको बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण रविवार को प्रातः 10:14 से शुरू होगा, जो दोपहर 1:38 तक रहेगा, यानी कि ग्रहण का मोक्ष होगा। ग्रहण का मध्यकाल 11:53 पर रहेगा, जबकि पर्वकाल 3:25 तक होगा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या रविवार को होने वाला यह खंडग्रास सूर्य ग्रहण की अवधि 3 घंटा 25 मिनट रहेगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस ग्रहण काल में चंद्रमा जो है वह मृगशिरा नक्षत्र व मिथुन राशि में रहेंगे। वहीं हम बात करें ग्रहण के पूर्व लगने वाले सूतक की, जिसका विशेष महत्व हिंदू सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग मानते हैं। इस दौरान मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं। उसके पहले ही लोग देवी देवताओं की पूजा करके गेट यानी कि पट बंद कर देते हैं। इसके बाद सूतक काल समाप्त होने के बाद ही फिर मंदिरों व घरों में देवी देवताओं के कपाट गंगा जल छिड़क कर खोले जाते हैं। तत्पश्चात विधिवत पूजा पाठ की जाती है। रविवार को होने वाले इस सूर्य ग्रहण को लेकर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आरपी जोशी से बात की गई। उन्होंने विस्तार से होने वाले इस खंडग्रास सूर्य ग्रहण के संबंध में जानकारी दी और बताया कि ग्रहण के 12 घंटे पूर्व सूतक शुरू हो जाता है, जो 20 जून की रात 10:14 से शुरू होगा और मोक्ष काल तक रहेगा। वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर श्री जोशी ने बताया कि सूर्य ग्रहण रविवार को होने की वजह से इसका विपरीत असर कम रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आगामी 5 जुलाई को इस सूर्य ग्रहण के पश्चात पुनः चंद्र ग्रहण होगा। हालांकि पूर्व की भांति होने वाले इस चंद्र ग्रहण का भारत में कोई असर नहीं रहेगा, न ही भारत में दृश्य ही होगा। ग्रहण की पूरी जानकारी विस्तार से जाने वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आरपी जोशी। भारतवर्ष में रविवार को खंडग्रास सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को संवत 2077 में पड़ने जा रहा है, जो कि भारतीय महीने के मुताबिक आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या होगा। और इस दौरान ये जो ग्रहण है सूर्य ग्रहण, वो पूर्ण रूप से भारत में दृश्य होगा। इसकी जो मुख्य रूप से जब हम ग्रहण की बात करते हैं तो 4 बातों को देखते हैं। ग्रहण का स्पर्श कब होगा, उसका मध्यकाल कब होगा, ग्रहण का मोक्ष जैसे समाप्ति कहते हैं, और इसके पश्चात हम पर्व यानी स्नान आदि कब करेंगे। इन चारों समयों को यदि हम विंध्य के संदर्भ में और रीवा संभाग के परिदृश्य में देखेंगे तो हमारे यहाँ ग्रहण का स्पर्श 21 जून 2020 को रविवार को प्रातः 10:14 से होगा और इसका मध्यकाल प्रातः 11:53 पर होगा, जबकि ग्रहण की समाप्ति यानी इसका मोक्ष काल दोपहर में 1:38 तक होगा। हम इसमें पर्व काल जिसे कहते हैं, जहाँ हम स्नान आदि कर सकते हैं,
और फिर से अपनी नियमित दिनचर्या में वापस आ सकते हैं, वो अवधि हमारी शाम को 3:25 की होगी। इस तरीके से 21 जून 2020 को ये ग्रहण काल कुल 3 घंटे 25 मिनट का होगा। अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक बात आती है कि ग्रहण के दौरान चंद्रमा कहाँ रहेगा। तो चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में होगा, जो कि मिथुन राशि में आता है, और उसी के अनुसार हमारी जो बाकी राशियां हैं उसका भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम अलग अलग पंचांगों को देखें, ये हमारा जो है गणेश आपा पंचांग में जो वर्णन दिया है, या इन्होंने ऋषिकेश पंचांग में भी बताया है, और एक और सर्वमान्य लोकप्रिय पंचांग है निर्णय सागर और भाग्योदय। इन सभी को देखते हुए अगर हम देखेंगे तो हम जान सकते हैं कि उस दौरान जब ये आकाशीय घटना या खगोलीय घटना होगी तो उस समय की जो जन्मांग चक्र है, लग्न चक्र है, वो कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि सिंह लग्न है, जो कि स्थिर लग्न है, और स्थिर लग्न होने की वजह से इस ग्रहण का जो भी न्यूनाधिक प्रभाव है वो थोड़ा स्थिरता लिए हुए होता है। साथ ही साथ इस दौरान चंद्रमा मिथुन राशि में और मृगशिरा नक्षत्र में होगा, और जो अन्य ग्रह हैं उसमें हम देख रहे हैं कि लाभ स्थान में, इसमें आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि लाभ स्थान में सूर्य, बुध, चंद्र और राहु, तो चंद्र और राहु की युति है। यहाँ एक और चीज़ बड़ी उल्लेखनीय है कि ग्रहण काल के दौरान सामान्यतः सूर्य ग्रहण रविवार को पड़ जाए तो उसका प्रभाव कम होता है, क्योंकि रविवार जो है वो सूर्य का अपना दिन होता है। इसकी वजह से विषमताएं नहीं होती। ठीक इसके विपरीत यदि यही ग्रहण कभी शनिवार को पड़ा हो पिछले किसी वर्षों में, तो उसकी विकरालता बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य शनि में नैसर्गिक रूप से शत्रुता है। दोनों पिता पुत्र हैं, एक प्रकाश का दूसरे अंधकार का कारक है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है कि ये रविवार के दिन हो रहा है। इस तरीके से अब इसमें बात आती है कि हमारा सूतक कब से आरंभ होगा। तो एक निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु जो हमारे मानक ग्रंथ हैं उनमें ये वर्णित है कि जो ग्रहण का समय जहाँ होता है, जैसे हमारे रीवा क्षेत्र में ये 10:14 है प्रातः, तो ठीक इसके 12 घंटे पहले यानी कि 20 तारीख शनिवार की रात से 10:14 रात से सूतक आरंभ हो जाएगा। अब सूतक में हम मोटे तौर पर क्या देखें गृहस्थ लोग, तो हमें अच्छी बात ये देखनी है कि इसके बाद हम कोई भोजन इत्यादि ग्रहण नहीं करें। तो ठीक है, रात को 10, सवा 10 के पहले व्यक्ति वैसे ही भोजन इत्यादि कर लेता है। कोई ऐसी चीज़ हम अतिशेष जानबूझ करके ना छोड़ें, जैसे दूध या दूध से बने पदार्थ हैं या और दूसरे कोई द्रव्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो ग्रहण के दौरान निकलने वाले हानिकारक विकिरणों से द्रव तत्व जो है वो ज़्यादा नकारात्मकता से ग्रसित हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम उसको ना छोड़ें। मान लीजिए अपरिहार्य कारणों से ये बच जा रहा है, तो हमें इसके लिए अच्छी बात यह है कि हम उसमें कुशा हो तो कुशा को डाल दें या कुशा से जल छिड़क दें, गंगा जल थोड़ा सा डाल सकते हैं, और तुलसी दल। यहाँ हम ये ध्यान रखेंगे, चूँकि रविवार को हिंदू धर्म में तुलसी तोड़ना निषेध है और ग्रहण के दौरान तुलसी इत्यादि नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए हम शनिवार को ही तुलसी दल निकाल करके रख लेंगे पर्याप्त मात्रा में, ताकि हम उन्हें ग्रहण के दौरान उपयोग कर सकें। इसके साथ ही साथ ये बात भी जाननी चाहिए कि सूतक के दौरान हम पूजा पाठ जो वैदिक पारंपरिक तरीके से करते हैं वो तो नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ जानें कि मंदिर के पट बंद रहेंगे, पूजा स्थल हमारा ढका रहेगा पर्दे से, लेकिन जो मंत्र हैं जिन्हें हम मन के अंतर में करते हैं, मंत्र शब्द जिससे बना है, उनको हम मन ही मन जाप कर सकते हैं। और इसका जो जाप है वो ग्रहण काल में 1 लाख गुना ज़्यादा फलदायी होता है। इसलिए हमें ग्रहण काल के दौरान मंत्र जाप अपना ज़रूर करना चाहिए। जो लोग कोई उनका गुरु मंत्र उनके गुरु का दिया हुआ है उसका जाप करें, या उनको कोई ग्रह है या किसी प्रकार की दूसरी चीज़ है तो उसका जाप वो कर सकते हैं। परंतु जो नहीं मंत्र करना चाहते हैं वो अपने इष्टदेव के नाम मंत्र का भी यदि जाप करते हैं तो भी उसका प्रभाव 1 लाख गुना ज़्यादा होगा, इसलिए इसका ज़रूर लाभ लें। अब एक विशिष्ट प्रकार से, विभिन्न प्रकारों से इसका जो भय दिखाया जा रहा है कि ग्रहण ऐसा होगा, क्योंकि जायज़ इसलिए हो गया कि इस वर्ष में ऐसी 6 खगोलीय घटनाएं घटित होने जा रही हैं। अभी हाल को देखें तो आज से ठीक 15 दिन पहले 5 जून को एक चंद्र ग्रहण परिचर्चा में था। यद्यपि वो
उपछाया ग्रहण था और रीवा में क्या पूरे भारतवर्ष में कहीं भी दृश्य नहीं था। मैं यहाँ बता देना चाहूँगा कि 5 जुलाई को पुनः एक चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, वो भी भारत में बिल्कुल अदृश्य रहेगा। इसलिए हमें किसी प्रकार के भ्रामक और बहकावे में नहीं आना है जिससे कि हम कोई डर या भय पैदा करें। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि ये एक खगोलीय और आकाशीय ऐसी घटना है कि जिसमें कुछ ऐसे विकिरण निकलते हैं जिसकी वजह से प्रसूता स्त्रियां, हमारी माताएं बहनें हैं, वो गर्भावस्था के दौरान बाहर खुले में ग्रहण में ना आए और हम चाहें तो अपने आप को भी खुले में व्यर्थ में बिना काम के ग्रहण काल के दौरान बाहर ना निकलें, क्योंकि ये हमारे शरीर पर पड़ने वाले विकिरणों के दुष्प्रभाव को रोकता है। इसीलिए एक धर्म के माध्यम से इसकी रोक लगाई गई है, जिसे हम सूतक के माध्यम से जानते हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ उल्लेखनीय तरीके से बताना चाहेंगे कि कोरोना जैसी चीज़ पर इस ग्रहण का कोई विपरीत प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है, बल्कि यह एक प्रकार से सकारात्मक है। जहाँ एक और इससे विकिरण पैदा होते हैं, मानव के लिए क्षतिकारक ना हो इसके लिए हम परहेज करते हैं। निसंदेह रूप से इससे उत्पन्न होने वाले विकिरण सूक्ष्म जीवाणु, जिनमें विषाणु भी शामिल है, क्योंकि कोरोना एक विषाणुजन्य रोग है, उसके कम करने में मददगार होते हैं। इसलिए हमें इसे अच्छे तौर पर लेना चाहिए, किसी प्रकार के भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, कुछ जगहों पर दिया गया है इसको एक सीमा विवाद जो हमारे अभी हाल के देशों में चल रहा है, जिसमें चीन का नाम उल्लेखनीय है। इससे भी इसका कोई विशेष संबंध नहीं है कि इस ग्रहण के पड़ने के कारण निसंदेह रूप से होगा ही। हाँ, अगर ये चंद्र ग्रहण जो पिछला पड़ा और आगे आने वाला था, ये अगर कहीं भारत में दृश्य होते तो हमारे यहाँ पुरानी जो कहावतें हैं कि एक ही पक्ष में 2 या 3 ग्रहण पड़ते हैं या एक महीने में 3 ग्रहण पड़ते हैं, तो उसका विश्व स्तर पर बुरा असर पड़ता है। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब 12 जो हमारी राशियां हैं उनके लिए भी हम थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताना चाहेंगे कि हमारी ऐसी 4 राशियां हैं जिनके लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। वो हैं सिंह, कन्या, तुला और मीन। सिंह राशि वालों को ये धन लाभ दिलाने वाला है, उनके आजीविका से संबंधित लाभ दिला सकता है। कन्या राशि के लिए सुख में वृद्धि करने वाला है, घर इत्यादि का लाभ मिल सकता है, गाड़ी, कार इत्यादि। इसी तरीके से तुला राशि वालों के लिए भी ये श्री और संपन्नता लाने वाला है, जबकि मीन राशि को पुत्र इत्यादि और अपने इष्ट मित्रों के माध्यम से एक सौख्यता प्रदान करने वाला है। धनु राशि के लिए भी ये ठीक है, परंतु उन्हें विशेष सावधानी भी रखनी होगी ताकि वो किसी प्रकार के विवाद से बचें। लेकिन मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन, ये तीनों राशियों के लिए चिंता, व्यथा और थोड़ा सा घात इत्यादि से बचाने की चेतावनी देता है। मकर के लिए भी ये हल्का सा कष्टप्रद होता है। कर्क राशि के लिए विशेष कोई ग्रहण का प्रभाव नहीं होता, लेकिन जो गोचर के सामान्य सिद्धांत हैं ज्योतिष में, उनके मुताबिक आर्थिक क्षति से बचना चाहिए। कुंभ राशि को जहाँ तक लेंगे तो हमें जीवन साथी के प्रति सचेत रहना चाहिए। अगर उनको किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी किसी वो है तो उसके प्रति हमें समय रहते चेतना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो खंडग्रास सूर्य ग्रहण है हमारा, ये एक सामान्य खगोलीय घटना के रूप में व्यतीत हो जाएगा और इससे किसी विशेष प्रकार की प्रतिकूलता नहीं होने। भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति। प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा के मुताबिक भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से ठंडाई आदि पिलाकर चिकित्सकों द्वारा विधिवत भगवान का इलाज किया गया। आगामी 23 जून को विगत वर्षों की भांति निकलने वाली भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा को लेकर कोरोना वायरस की वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भगवान जगन्नाथ स्वामी जी के बीमार होने समेत उनके इलाज सहित रथ यात्रा को लेकर धर्माचार्य पंडित दीनानाथ शास्त्री जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के महास्नान के पश्चात भगवान के बीमार होने के पश्चात वैद्यों द्वारा उनका आयुर्वेद औषधियों एवं ठंडाई पिलाकर इलाज किया जाता है। इसके बाद भगवान स्वस्थ होकर रथ यात्रा के माध्यम से नगर भ्रमण में निकलते हैं और लोगों को दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से भगवान की रथ यात्रा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भगवान का इलाज करने लक्ष्मण बाग संस्थान स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचे वैद्य ओम प्रकाश गुप्ता एवं प्रभाकर चतुर्वेदी द्वारा औषधियों एवं ठंडाई के माध्यम से उनका इलाज किया गया।
ये हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है कि भगवान जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा को महास्नान के बाद बीमार हो जाते हैं। उसी हालत में हमारे वैद्य और डॉक्टर आकर के भगवान को ठंडाई इलाज इत्यादि करते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है, पुरी में भी एक परंपरा है, उसी को मैं निर्वहन यहाँ कर रहा हूँ। आज हमारे वैद्य ओम प्रकाश गुप्ता जी, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी आए हुए हैं, जो भगवान को दवा दे करके और प्रार्थना करेंगे कि भगवान स्वस्थ होकर के सबको दर्शन दे और सबको स्वस्थ होने की कृपा करें कि सब स्वस्थ हो, आशीर्वाद प्रदान। दवाई की मान्यता ये है, अपनी परंपरा तो भाव सिंह के ज़माने, महाराजा भाव सिंह के ज़माने से रथ यात्रा की परंपरा चली है और महाराजा रघुराज सिंह के ज़माने में इसका विशेष रूप रहा और यही परंपरा चली है। और यही भगवान का ये भाव रहता है कि हम दवाई दे रहे हैं, भगवान स्वस्थ हों। भगवान तो सबको स्वस्थ रखते हैं, परंतु अपनी एक परंपरा है, नियम है, उसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। जगन्नाथ यात्रा तो 23 तारीख को है, परंतु ये कोरोना महामारी को देखते हुए शासन प्रशासन क्या करता है अभी लोग हम लोग निकाली जाएगी, अभी तो यही हम लोग पता है कि नहीं निकाली जाएगी। इस साल जगन्नाथ जी की यात्रा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देशित किया है कि यात्राएं नहीं निकाली जाएंगी इस बार। जी, तो इस परिस्थिति में कैसे यात्राएं निकाल पाएंगे आप लोग, क्या नई व्यवस्थाएं बना रहे हैं? इसके लिए हम लोगों की व्यवस्था कोई बाहरी नहीं है। हम लोगों का केवल यही सिद्धांत है कि जो हमारे कलेक्टर साहब यहाँ के प्रभारी हैं, उनके द्वारा जैसा आदेश होगा उसी आधार से हम लोग चलेंगे। प्रथम हम लोगों का जो पुरानी परंपरा थी, उस परंपरा से आज तक का कार्यक्रम चल रहा है और वही अंतिम तक चलेगा। इसके बाद जैसा आदेश होगा वैसे ही करेंगे, वरना हम लोग कोई जबरई हम लोगों की नहीं है, केवल आदेश पर निर्धारित है। अभी क्या स्थिति है, कब यात्रा निकलती है आपकी और क्या क्या जो यात्रा के पूर्व जो तैयारियां होती हैं वो तैयारियां? यात्रा की तैयारी में सबसे पहले मीटिंग होती है। मीटिंग में एसपी और कलेक्टर दोनों रहते हैं और हमारे यहाँ के अधिकारी रहते हैं। उस मीटिंग के बाद क्या निर्णय लिया जाता है, तो निर्णय के बाद कार्यक्रम चलता था अगले कार्यक्रम में। अब इस बार कलेक्टर और एसपी मिलकर क्या निर्णय लिया, वो शायद 2 दिन पहले मीटिंग थी, तो मीटिंग में जैसा कुछ निर्णय लिया होगा उसी निर्णय के मुताबिक यहाँ का कार्यक्रम चलेगा। बाकी जो पुरानी परंपरा भगवान के सेवा की है वो आज भी चल रही है और अंतिम दिन तक चलेगी। बाद में यदि नहीं निकाले जाएंगे भगवान, तो इनका पूजन और आरती करके विसर्जन कर दिया जाएगा और फिर से अपने स्थान पर अस्थायी हो जाएंगे। यात्रा कब निकालते हैं? ये द्विज को निकलेगी। अब अमावस्या के बाद द्विज को निकलती थी और यहाँ से निकलते हुए किला जाती थी। किला के से भी भगवान जाते हैं और फिर जाते हुए मानस भवन में रात विश्राम होता था और दूसरे दिन फिर भ्रमण होते हुए और यहाँ करीब 11 बजे रात तक वापिस आते थे। ये परंपरा थी, मगर इस बार ऐसा होना असंभव है, इसलिए अब यहीं जो कुछ होगा सो होगा, आगे कोई प्लान अभी नहीं है। अभी तक ऐसे कोई आदेश नहीं? हाँ, ऐसा कोई आदेश नहीं है और जब तक कोई आदेश नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे और ना ही कुछ करना है। देखिए, तो भगवान लीला करते हैं, जो जगत में लीला होती है उसी को भगवान ने लीला के रूप में प्रकट किया है। आज हम जो देख रहे हैं कोरोना महामारी में एक क्वारंटाइन नहीं हो रहे हैं लोग, 14-14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो रहे हैं। इसी तरह कोई महामारी, कोई संक्रमण उस समय में आया होगा जो भगवान को लगा और भगवान क्वारंटाइन हुए 14 दिन तक और उसके बाद उनकी चिकित्सा चलती रही। और मुझे ये बताते हुए बड़े गौरव की अनुभूति हो रही है कि जो चिकित्सा, जो दवा भगवान को उस समय दी गई थी, वही चिकित्सा आज कोरोना महामारी में भी दी जा रही है और पूरी दुनिया ने हमारी इस परंपरा को स्वीकार किया है। उस दवा से लाभ हुआ है। रीवा में जो 34 लोग आए थे उसमें अधिकांश लोगों की दवा आयुर्वेद महाविद्यालय में इसी चिकित्सा पद्धति से और इसी औषध से हुई है और सब ठीक हुआ। ट्रक चालक के साथ पुलिसकर्मियों ने की मारपीट, मामला पहुंचा एसपी कार्यालय। लालगांव पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों द्वारा ट्रक चालक व उसके साथियों के साथ की गई मारपीट की शिकायत को लेकर पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचा और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मनगवा थाना अंतर्गत गढ़चौकी स्थित बांस के रहने वाले संतोष
कुमार कोल ने एसपी कार्यालय पहुंचकर बताया कि वह मैहर से जौनपुर के लिए सीमेंट लोड कर अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ जा रहा था। इसी बीच लालगांव के समीप पुलिस 100 डायल वाहन में सवार होकर आए पुलिसकर्मियों ने ट्रक ड्राइवर से एंट्री वसूली की बात करने लगे, लेकिन ट्रक चालक द्वारा जैसे ही पैसे देने से इनकार कर दिया गया, उसके बाद पुलिसकर्मियों द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई। इतना ही नहीं, पास में रखे 6000 नकदी व ड्राइविंग लाइसेंस समेत मोबाइल भी छीन लिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस चौकी ले जाकर पुलिस वालों ने जबरन शराब पिलाकर मेडिकल के लिए भेजा गया। इसके बाद भी पुलिस वाले नहीं माने और ट्रक मालिक से भी 20,000 रुपये ऐंठ लिए गए। आप खुद सुनिए, एसपी ऑफिस शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ितों ने जो हाल पुलिस का बताया है। पिता के नाम राम कुमार है। मैं ट्रक KGS मैहर से लोड करके चल रहा था। मैंने रीवा पार किया, इसके बाद मैं लालगांव पास पार किया, इसके बाद मैंने घर की ओर पहुंचा भटवा गांव में। तो हमने सोचा हमारा टायर ख़राब है थोड़ा, तो देख लें। तो इसमें उधर से 100 नंबर आई, हमको बोले क्यों खड़े हो? मैं बोला कि टायर देख रहा हूँ। इसके बाद हमको गाली वाली देने लगे। इसके बाद हमको मारने चालू कर दिया। मैं भागना चालू कर दिया, तो मेरे पीछा कर लिए। वहाँ से गढ़ थाना के पास फ़ोन लगाए, उसको वहाँ पे जाम लगवा दिए कलवारी मोड़ में। इसके बाद हमको कलवारी मोड़ में मारने के बाद हमको आधे रास्ते में मारते ले गए। फिर आधे रास्ते में हमको दारू पिलाए। दारू पिलाने के बाद हमको मेडिकल में ले गए, तो हमको बेहोश हो गए थे, मेरे को शुद्ध नहीं है। तो इसके बाद वो क्या करवाए, मेडिकल करवाने के बाद हमको कलवारी वापस लेके आए, तो फिर हमको फिर मारे। हमको जैसा कौन लोग मारे? ये पुलिस वालों ने मारे हमको। एक नाम तो अर्पित सिंह का जानता हूँ, और नाम तो मेरे को नहीं याद है सबसे ज़्यादा। इसके लिए बहुत मेरे को चढ़ के मारा हो, जैसा कि मारना चाहिए टीवी फिल्म में, जैसे चौकी थाना चौकी लालगांव की मारी है। और क्या नाम से, इसके बाद हमको चौकी कलवारी मारने के बाद हमको कहाँ जा रहे थे आप? हम लोड करके जा रहे थे KGS से, क्या नाम से, उत्तर जौनपुर को सीमेंट ला देते थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष कुमार कोल। लाइसेंस, पैसा, चड्डी बनियाई पूरी मेरे नहीं थी, और पैसा मेरा छीन लिया गया, लाइसेंस भी छीन लिया गया था, मोबाइल भी छीन लिया गया था। मैं किसी को फ़ोन नहीं लगा सका किसी के सामने। इस पुलिस में जब हमको चौकी में सुबह कोई आया, अपना कुछ एक पुलिस वाले से मोबाइल दिया, तब हमने घर को सूचना दिया, सेठ को सूचना, तब सेठ का नाम से मेरे को आए, छोड़ा 6000 लिए। इसके बाद 20,000 रुपये और सेठ से हमारे लिए का नाम से, तब हमको छोड़ा गया। फिर इसके बाद हमको थाना ले गए, थानागढ़। इसके बाद वहाँ हमको शाम को छोड़ा गया है। इसके बाद का नाम से हमको छोड़ दिया गया है, बोले कि कारण से जाओ, तब तुम्हारी अभी कोर्ट में जमानत होगी, तब तुम छोड़ोगे। अभी तुम्हारी कच्ची जमानत हुई है। तो हम सोचते हैं कि ये किस चीज़ को हमको मार हुई है, ये हम इंसाफ चाहते हैं कि हमको किस चीज़ को मार। डाक जीवन बीमा पॉलिसी का क्लेम शहीद के घर पहुंचकर डाक अधीक्षक द्वारा शहीद दीपक सिंह के पिता गजराज सिंह को सौंपा गया, जिसमें पॉलिसी क्लेम की राशि 6,74,000 रुपये थी। चीन व भारत के बीच लेह लद्दाख में हुई झड़प में रीवा जिले के मनगवा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फनेदा निवासी दीपक सिंह की इस झड़प में शहादत हो गई। आपको बता दें कि शहीद दीपक सिंह द्वारा डाक जीवन बीमा की पॉलिसी ली गई थी, जिसमें क्लेम की राशि 6,74,000 रुपये मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल मध्य प्रदेश परिमंडल भोपाल के निर्देशन पर शनिवार को शहीद के गृहग्राम फनेदा पहुंचकर रीवा संभाग के डाक अधीक्षक VP मालवीय द्वारा शहीद दीपक सिंह के पिता को सौंपी गई है और डाक विभाग द्वारा शोक संवेदना भी व्यक्त की गई। शहर के मुहाने पर सड़क में अवैध अतिक्रमण, जिला प्रशासन व पुलिस क्यों है मौन, यह एक अहम सवाल। जी हां, रीवा शहर के जय स्तंभ चौक स्थित आधे से अधिक सड़क पर फल का बाजार सजाया गया है, जबकि शहर में प्रवेश का यह स्थान मुख्य केंद्र है। बावजूद इसके वर्षों से यहां पर फल दुकानदार का अतिक्रमण बदस्तूर जारी है। आखिरकार क्यों इस अतिक्रमण को हटाने प्रशासन व पुलिस के लोग अपनी सक्रियता नहीं दिखाते, यह एक अहम सवाल तो है ही, साथ ही व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है। जबकि यह अतिक्रमण यातायात थाने के समीप है, इसके बाद भी इधर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन सड़क दुर्घटनाएं तो हो ही रही हैं, साथ ही जाम भी लगता है। आप देख सकते हैं कि जय स्तंभ चौक के दोनों तरफ फल की दुकानें संचालित हैं। दुकान तो ठीक है,
दुकान के बाहर फल विक्रेता द्वारा खुलेआम आधे से ज़्यादा सड़क पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से आम लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। बावजूद इसके पता नहीं क्यों जिम्मेदार इस दिशा में कोई ध्यान नहीं देते। शहर में कई बार अतिक्रमण विरोधी मुहिम भी चला, परंतु इस फल की दुकान में कोई आंच नहीं आई। इसकी वजह क्या है, किसका संरक्षण फल विक्रेता को प्राप्त है, यह तो पता नहीं। पर कई सरकारें आई, कई गईं, कई प्रशासनिक अधिकारी भी आए और चले गए, लेकिन सड़क में फैले इस अवैध अतिक्रमण को हटा पाने में अक्षम साबित रहे। अब देखना यह होगा कि शहर भर में अतिक्रमण की वजह से लगने वाले जाम को लेकर नवागत कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि रीवा शहर का अवैध अतिक्रमण शहर के लिए एक बड़ी मुसीबत है। आप स्वयं देख सकते हैं कि जय स्तंभ के पास संचालित होने वाली यह फल की दुकान किस तरह से सड़क को अवरुद्ध करती है। एक तरफ दुकानें सड़क पर हैं तो दूसरी तरफ पुलिस के स्टापर को सड़क में लगाकर खुलेआम दुकानदारी चलाई जा रही है। इन्हें जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को लेकर जब हमने दुकानदार से बात की तो उन्होंने स्वयं कहा कि सड़क में कहाँ दुकान है। इसके बाद उन्होंने दुकान हटाने की भी बात की। हालांकि इस विषय में दुकानदार की बोलती बंद हो गई, लेकिन सवाल यह उठता है कि पुलिस प्रशासन व नगर निगम की उड़नदस्ता टीम कहाँ गायब है, क्यों इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह अपने आप में एक अहम सवाल है। आपकी लग रही है, चारों तरफ से जाम लगता है, सड़क में बैरिकेटिंग लगी हुई है, आधे सड़क में दुकान लगी हुई है, आधे सड़क समस्याएं हो रही हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा आधी सड़क में लगी हुई है। दुकान है आपके अंदर, उसके बाहर भी ठेला लगा हुआ है, कैसे आपको नहीं लगता है कि सड़क में प्रभावित हो रही है। अभी मैं देखा कितनी जाम लगा हुआ था यहाँ पर, तमाम बैरिकेटिंग वहाँ पर तरफ से लगा दिया गया है, सड़क को आधे से भी कम छोड़ा गया है। देखता हूँ, उसको हटवाता हूँ क्या है। और अब चलने से पहले एक नज़र आज की प्रमुख खबरों पर फिर से। मनाई गई पूर्व सांसद स्वर्गीय जमुना प्रसाद शास्त्री की पुण्यतिथि। नगर के गणमान्य जनों ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। नवागत कमिश्नर व कलेक्टर ने रीवा की चिकित्सकीय व्यवस्था का लिया जायजा। कहा, इलाज के साथ सफाई व्यवस्था पर दिया जाए विशेष ध्यान। 21 जून रविवार को इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण प्रातः 10:14 से लेकर 1:38 में होगा मोक्ष। और भगवान जगन्नाथ जी का आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से किया गया इलाज। रथ यात्रा को लेकर अभी भी बनी हुई है असमंजस की स्थिति। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।